हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नई यूनिट, वो रहने वाली है हमारी यूनिट 5। और आज इस यूनिट का पहला लेक्चर है। हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर ली है। तो यूनिट 4 के अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, या तो फिर आप प्ले स्टोर से जाके भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर के नोट्स के अलावा सभी सेमेस्टर के नोट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और ये सभी चीजें स्टूडेंट्स के लिए काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में रखी गई है, तो जाकर उन्हें जरूर चेक करिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है ड्रग स्टेबिलिटी। और ड्रग स्टेबिलिटी में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रग स्टेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद देखेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी एंड रिएक्शन काइनेटिक्स, ये हमारी इस यूनिट का नाम रहने वाला है। ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी से आपको पता लग रहा होगा, यानी कोई चीज स्टेबल कब होती है उस चीज से हम रिलेट करेंगे कि ड्रग हमारा स्टेबल कब हो सकता है। उन सभी कंडीशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वो सारी रिक्वायरमेंट जो हमारे ड्रग को स्थिर कर दे, स्टेबल बना दे, उसकी एफिकेसी को बढ़ा दे, शेल्फ लाइफ को बढ़ा दे, यानी वो लंबे समय तक एक्सपायर ना हो, ज्यादा समय तक यूज कर सके हम उसे। इन सभी चीजों को बढ़ाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ड्रग की स्टेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग। ड्रग की वो एबिलिटी होती है, वो उसकी पावर होती है टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी एंड प्योरिटी ओवर टाइम। यानी लंबे समय तक अपनी प्योरिटी को मेंटेन करे, अपनी एफिकेसी यानी क्वालिटी जो होती है उसकी, वो कितना असरदार होती है उस चीज को मेंटेन करे। डोसेज फॉर्म की जो स्ट्रेंथ होती है उसको ना खोए, उसको मेंटेन रखे। अगर 100 mg की दवाई है तो वो 100 mg की जितना ही असर दिखाए लंबे समय तक भी, और उसकी आइडेंटिटी भी सेम रहे, उसके कलर में कोई डिफेक्शन ना आए। ये सारी चीजें अगर हमारे ड्रग में होती है तो हमारा ड्रग स्टेबल होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग स्टोरेज ड्रग्स में अंडरगो, स्टोरेज के टाइम ड्रग को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है? केमिकल डिग्रेडेशन, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है और उसका केमिकल कंपोजिशन खराब होकर उसके अंदर केमिकल डिग्रेडेशन हो सकती है। साथ साथ फिजिकल चेंज भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि उसका कलर चेंज हो गया हो हमारे ड्रग का कोई रिएक्शनों की वजह से। और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ये भी हमें देखने को मिलता है। यानी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की ग्रोथ होने लगती है और वो हमारे ड्रग को खराब कर देती है। जब हम स्टोर करते हैं ड्रग को तो ड्रग को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। दीज चेंजेस रिड्यूस द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग। अगर ड्रग को इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है तो क्या होता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, यानी उसका असरदार कम हो जाता है, वो कम असर कर पाता है। डोजेज फॉर्म, उसकी एफिकेसी, ये सब कम हो जाती है। और इसके अलावा उसकी सेफ्टी भी कम हो जाती है, यानी ड्रग अब कंज्यूम करने के लिए सेफ नहीं रहता है। अगर वो सारी चीजों का सामना करता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, बाहर से कैसा दिख रहा है वो चेंज हो गया, और उसको सेफ्टी उसकी एकदम खत्म हो गई, तो इससे उसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। और ड्रग को ये सारी चीजें सामना करने के बाद में ड्रग की सेफ्टी एकदम कम हो जाती है, ड्रग स्टेबल नहीं रहता। Therefore, stability testing is important to ensure the drug remains safe and effective throughout its shelf life। यानी जब तक हमारे ड्रग की शेल्फ लाइफ है, मान लीजिए 12 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है, तो स्टेबिलिटी टेस्ट पहले ही करके ये पता लगा लिया जाता है कि ड्रग को किसी चीजों से दिक्कत ना हो। जैसे हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ड्रग टेम्परेचर टॉलरेंस रहे, उसको टेम्परेचर सहन करे और खराब ना हो। और साथ ही साथ क्लाइमेटिक अगर कोई चेंज होते हैं तो उसमें उसको दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें कब पता लगती है? जब हम ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर स्टेबिलिटी के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। स्टेबिलिटी के टेस्ट करते हैं तो उनसे हमें पता लग जाता है कि ड्रग की स्टेबिलिटी कितनी है और कितनी स्टेबिलिटी हमें इसे और देनी है ताकि ये लंबे समय तक चल सके। और स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ताकि ड्रग अपनी कंपोजिशन को ना खोए, अपनी इफेक्टिवनेस को ना खोए, और साथ ही साथ अपनी पूरी शेल्फ लाइफ पे सेम तरीके से उसकी कंपोजिशन बनी रहे, और जब पेशेंट उसे यूज करे तो वो एकदम सही थेरेप्यूटिक यूज दिखाए और पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करे। इसलिए स्टेबिलिटी टेस्ट करना काफी जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कितने टाइप्स की हो सकती है उन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी केमिकल स्टेबिलिटी, यानी केमिकल रूप से उसका कंपोजिशन सही रहना चाहिए, यानी रासायनिक रूप से उसका जो संरचना होती है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए।
द ड्रग शुड मेंटेन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर एंड पोटेंसी, यानी उसका केमिकल स्ट्रक्चर सही रहे, वो केमिकली दूसरों के साथ रिएक्ट ना करे और केमिकली अपने अंदर सही रहे। उसके अलावा उसकी पोटेंसी यानी ड्रग की वो एबिलिटी जिससे ड्रग थेरेप्यूटिक यूज में कितना असर कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने 5 ग्राम ऑफ ड्रग लिया और वो डिजीज को पूरी तरीके से ट्रीट कर देता है, और आपने एक दूसरा ड्रग लिया जो 50 ग्राम है और वो भी डिजीज को सही तरीके से ट्रीट कर देता है। अब यहाँ पोटेंसी किसकी ज्यादा होगी? जो ड्रग कम अमाउंट के अंदर ज्यादा असर दिखा रहा है उसकी पोटेंसी ज्यादा रहेगी, और जो ड्रग ज्यादा अमाउंट में कम इफेक्टिवनेस दिखा रहा है उसकी पोटेंसी कम रहेगी। तो ड्रग अपनी पोटेंसी को मेंटेन रखे, यानी उसे जिस डोसेज के लिए बनाया गया है, जिस काम के लिए बनाया गया है, जितनी उसकी इफेक्टिवनेस को बनाते टाइम थी उतनी उसको मेंटेन करके चले, इसलिए केमिकल स्टेबिलिटी जरूरी होती है। एग्जांपल देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन से बचे। हाइड्रोलाइसिस कैसे? पानी के कांटेक्ट में आने से ड्रग का कंपोजिशन खराब ना हो और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो रिएक्शन ना करे, तो इसलिए केमिकल स्टेबिलिटी जरूरी होती है। इसके बाद देखेंगे फिजिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी देख ली है, तो देखेंगे फिजिकल रूप से यानी भौतिक रूप से क्या स्टेबिलिटी हमें देखनी चाहिए हमारे ड्रग के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज शुड रिमेन अनचेंज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। और ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, उनको देखते हैं चलिए। एक तो होता है कलर, यानी ड्रग जिस कलर का बनाया गया वो कलर उसका सेम रहे थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ, है ना। उसकी जितनी उम्र है या जितने शेल्फ लाइफ तक उसको स्टोर किया जाए तब तक उसका कलर चेंज ना हो। अपीयरेंस यानी वो दिखने में कैसी है, गोल दिख रही है तो गोल ही रहे, उसका कंप्रेशन ना हो, कुछ भी उसमें दिक्कत ना आए। साथ ही साथ डिसोल्यूशन के अंदर जब हम लोग ड्रग को इनटेक करें या पानी के अंदर डिसोल्व करें तो वो अच्छे से डिसोल्व हो जाए और उसमें कोई भी दिक्कतें ना आए। इसके बाद आती है हमारी टेक्सचर, यानी अगर ड्रग का टेक्सचर स्मूथ बनाया गया है, टेबलेट का स्ट्रक्चर स्मूथ बनाया गया है तो वो स्मूथ ही रहे, उसके अंदर लम्स का फॉर्मेशन ना हो। अगर लिक्विड डोसेज में तो लम्स का फॉर्मेशन ना हो और उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ ही रहे। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिनके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इनमें कोई चेंज आता है तो हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी खराब होती है और ड्रग भी खराब हो जाता है। तो फिजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए इनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, यानी माइक्रोबायोलॉजिकल रूप से, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे, जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उस रूप से स्टेबिलिटी कैसी रहनी चाहिए? द प्रोडक्ट शुड रिमेन फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, यानी जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, जो ड्रग रहेगा, उसको वो एकदम फ्री रहना चाहिए किसी भी तरीके के माइक्रो या बैक्टीरिया से, ताकि वो उसे कंटेमिनेट या खराब ना कर सके। जब बनाते हैं तो टेस्टिंग के टाइम इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है और उसे एकदम बैक्टीरिया फ्री करके स्टेरलाइज करके पैक किया जाता है, इसलिए माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का खतरा थोड़ा कम रहता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर किस चीज के लिए जरूरी होती है ये चीज? सिरप्स के लिए। मोस्टली जो हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होती हैं उनके लिए अंदर कंटेमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना वो ज्यादा साइड इफेक्ट दिखाती हैं। जैसे हमारे सिरप्स हो गए, इनके अंदर कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो हमारे आई ड्रॉप्स होती है उनके अंदर भी बिल्कुल माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। जो इंजेक्शन या वैक्सीन वगैरह होती है उनके अंदर भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए और उनकी माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। थेरेप्यूटिक स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं कि थेरेप्यूटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। थेरेप्यूटिक स्टेबिलिटी क्या होती है? ड्रग शुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। सेम चीज है, पोटेंसी ही हमारे थेरेप्यूटिक यूज के अंदर काम आती है। उसी तरीके से ड्रग अपनी पोटेंसी को ना खोए और जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है, जितना असरदार उसे बनाया गया था, वो उसी तरीके से काम करे जब हम उसे यूज करें। तो ये उसकी थेरेप्यूटिक स्टेबिलिटी होती है, जो थेरेपी के अंदर कितना इफेक्ट दिखा रही है। इसके बाद अगली आती है हमारी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, यानी उसके अंदर किसी भी तरीके के टॉक्सिन सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए या वो कोई साइड इफेक्ट ना दिखाए। टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड नॉट फॉर्म ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हम ड्रग का स्टोर करके रखेंगे, जब उसे स्टोरेज करके रखेंगे तो उस टाइम उसके अंदर किसी भी तरीके के टॉक्सिन सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इतना ड्रग हमारा स्टेबल होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी। इंपोर्टेंस क्या है हमारी ड्रग स्टेबिलिटी की? हमारी फार्मेसी के अंदर क्या क्या इसकी इंपोर्टेंस है उसको देखते हैं चलिए। डिटरमाइन शेल्फ लाइफ, यानी अगर स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी तो शेल्फ लाइफ ज्यादा रहेगी। तो शेल्फ लाइफ का डिटर्मिनेशन का या उसका पता लगाने का काम किससे देखते हैं हम लोग? स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी स्टडीज हेल्प डिसाइड द एक्सपायरी डेट ऑफ अ ड्रग।
अगर हम लोग स्टेबिलिटी को अच्छे से स्टडी करेंगे तो वो स्टडीज की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो डाटा रहेगा, वो हमें क्या पता लगाने में हेल्प करेगा, जो ड्रग हम लोग बना रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट कितनी होगी उसका पता हमें लग जाएगा। मान लीजिए 12 मंथ बाद उसकी एक्सपायरी है, तो वो हमें किससे पता लगेगा? स्टेबिलिटी के लिए जो स्टडीज की गई है उनके डाटा से। इसके बाद अगला आता है इंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी। और ड्रग स्टेबिलिटी किसमें हेल्प करती है? सेफ्टी का पता लगाने में और एफिकेसी का भी। ये ड्रग कितना सेफ रहेगा और कितना एफिशिएंट रहेगा, कितना असरदार रहेगा। स्टेबल ड्रग्स प्रोवाइड प्रॉपर थेरेप्यूटिक एक्शन, यानी जो स्टेबल ड्रग्स होते हैं वो प्रॉपर थेरेप्यूटिक एक्शन दिखाते हैं, उनकी पोटेंसी काफी अच्छी होती है, विदाउट हार्मफुल इफेक्ट्स, बिना कोई साइड इफेक्ट करे बिल्कुल असरदार ट्रीटमेंट देखने को मिलता है अगर हमारा ड्रग स्टेबल रहता है तो। इसके बाद अगला आता है हमारा हेल्प इन स्टोरेज कंडीशंस, यानी स्टेबिलिटी सही रहेगी तो उसकी स्टडीज से हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से हमें ड्रग को स्टोर करके रखना है। जैसे स्टेबिलिटी स्टडीज क्या क्या बताती है? टेम्परेचर कंडीशंस, यानी हमें हमारे ड्रग को कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करना है या रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, लाइट से प्रोटेक्शन उसको देनी है या नहीं देनी, उसे सनलाइट में रखना है या नहीं रखना। इसी के साथ साथ पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी उसको पैक करने के अंदर किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन सभी का पता भी हमें स्टेबिलिटी की स्टडीज से लगता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स। स्टेबिलिटी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगला टर्म आता है हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है? रिएक्शन होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, जब ड्रग केमिकली रिएक्ट करता है और उसके जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और उसकी जो रेट होती है वो कितना जल्दी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हमारी रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है और उसके अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और काइनेटिक्स का मतलब यहाँ कि कितनी स्पीड से, यानी रेट ऑफ reaction in which reactants convert to product is called the reaction kinetics। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। reaction kinetics is the study of the rate of chemical reaction and the factors affecting it। ऐसे जो जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनकी स्टडी, साथ ही साथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी वो कितना जल्दी केमिकली रिएक्ट करता है, उन सभी की स्टडी को हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन रेट इंडिकेट्स हाउ फास्ट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जो ड्रग हमने लिया है उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स है वो जैसे हम लोग उसका इनटेक करेंगे वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे ताकि वो हमारे डिजीज को ट्रीट कर सके। अब वो ये एक्शन कितना जल्दी करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जितना फास्ट करेंगे उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, उतना फास्ट हमारा ड्रग रहेगा, उतना स्टेबल रहेगा और उतना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले को देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहती है? चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और उसको जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स, यानी हमारी फार्मेसी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व ये रखता है। रिएक्शन काइनेटिक्स हेल्प्स इन किन किन चीजों में हेल्प करती है? डिटरमाइनिंग शेल्फ लाइफ, यानी कितना लंबे समय तक हमारा ड्रग रहने वाला है, उसकी एक्सपायरी कितनी रहेगी, कितना लंबे समय तक हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर रिएक्शन स्लो है उसके रिएक्टेंट्स की तो वो लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद प्रिडिक्टिंग डिग्रेडेशन रेट, यानी वो कितना जल्दी खराब हो जाएगा उस रेट का भी पता लगा सकते हैं हम लोग अगर हमें रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में पता है तो। इसलिए ये चीजें हेल्प करती है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये लैब्स में आपको काफी हेल्प करेगी और ड्रग की अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगी। प्रिडिक्टिंग डिग्रेडेशन रेट का पता लग जाता है। स्टडिंग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग की स्टेबिलिटी को पढ़ने के अंदर भी, यानी उसके बारे में और जानने के अंदर भी कौन हेल्प करेगी? हमारी रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके बाद डिजाइनिंग डोजेज फॉर्म्स, यानी अलग अलग तरीके की डोजेज फॉर्म्स अगर हम बनाना चाहें तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लगेगा ताकि वो रिएक्ट करे और सही समय पे सही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना दे। इसलिए डोजेज फॉर्म का जो फॉर्मेशन रहेगा, जैसे 50 mg हमें बनानी है या 100 mg डोजेज बनानी है, तो अगर हमें रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में अच्छे से पता है तो ये हम इस चीज को और भी बेटर कर पाएंगे। इसलिए डोजेज फॉर्म को डिजाइन करने के अंदर भी रिएक्शन काइनेटिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा
और रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इन सभी चीजों को और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो लेक्चर्स को कंटिन्यू फॉलो करिएगा। और स्क्रीन पे आपको सर का नंबर देखने को मिल रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सर से अगर आपको ऐप के रिलेटेड या किसी कोर्स के रिलेटेड या फिर किसी भी नोट्स वगैरह के रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है कटारिया फार्मेसी का ऐप, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप के ऊपर सभी सेमेस्टर के नोट्स और कोर्सेज आपको काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में देखने को मिलेंगे, तो उन्हें भी जाकर जरूर चेक करिएगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।